नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नर्सिंग केयर क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। आज हम होम हेल्थ एड के चैप्टर नंबर 13.2 को पढ़ेंगे, जो है प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायता किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रत्याशित व्यक्ति द्वारा सीमित उपचार करना ही प्राथमिक सहायता के अंतर्गत आता है। कार्य सूची पहला है प्राथमिक सहायता की कैसे कहते हैं, जो स्लाइड नंबर 5 से 6 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है प्राथमिक चिकित्सा सहायता, जो स्लाइड नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है प्राथमिक चिकित्सा सहायता देते समय याद रखने बातें, जो स्लाइड नंबर 8 से 12 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है जलने की डिग्रियां कौन कौन सी होती हैं, जो स्लाइड नंबर 13 पर हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा है जोड़ पट्टी और धड़ का इलाज कैसे किया जाता है, जो स्लाइड नंबर 14 पर हम लोग पढ़ेंगे। छठा है जोड़ पट्टी क्या होती है, जो स्लाइड नंबर 15 पर हम लोग पढ़ेंगे। सातवां है जोड़ पट्टी के लिए सामान का प्रयोग करना, कौन कौन सा सामान हम उपयोग में लेंगे जोड़ पट्टी के लिए, जो स्लाइड नंबर 16 से 17 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। आठवां है खून बहना, जो स्लाइड नंबर 18 पर पढ़ेंगे। नौवां है खून बहने के कारण क्या है, जो स्लाइड नंबर 19 से 20 के बीच में हम पढ़ेंगे। 10वां है खून बहने से रोकने का इलाज क्या है, जो स्लाइड नंबर 21 से 22 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। अब प्राथमिक सहायता क्या होती है, एक होम हेल्थ सहायक किस प्रकार प्राथमिक सहायता कर सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अचानक बीमार या चोट पीड़ित किसी भी व्यक्ति को जीवन की रक्षा करने के लिए, बिगड़ती हालत को रोकने के लिए और या ठीक होने को बढ़ावा देने के लिए के साथ प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि वो व्यक्ति जो बीमार हो गया हो या चोट से पीड़ित हो घर पर, तो उनको हम प्राथमिक सहायता के द्वारा उसका इलाज कर सकते हैं। इसमें परिवेश चिकित्सा सहायता से पहले गंभीर हालत में प्रारंभिक हस्तक्षेप किया जाता है। जो भी व्यक्ति चिकित्सा की सहायता कर रहा है उसे उस चीज का पहले परीक्षण किया जाता है, उसे दिया जाता है। जैसे कि एक का इंतजार करते वक्त सीपीआर प्रदर्शन करना, साथ ही हल्के जख्मों का पूरा इलाज करना, जैसे कि कटे भाग के लिए एक प्लास्टर लगाना। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे सीपीआर दे रहे हो तो ये फर्स्ट एड के अंदर आ जाएगा। आपके जो हल्के जख्म उनको अगर ड्रेसिंग कर रहे हो वो भी फर्स्ट एड में हम ले सकते हैं। किसी आदमी को प्लास्टर करना भी फर्स्ट एड के अंदर ही आता है। प्राथमिक चिकित्सा आमतौर पर आम इंसान भी कई लोगों के साथ जिनकी प्राथमिक सहायता के बुनियादी स्तर प्रदान करने में प्रतिष्ठित किया गया है। ऐसा नहीं है प्राथमिक चिकित्सा एक होम हेल्थ सहायक या अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ही कर सकता है। आप किसी व्यक्ति को यह परीक्षण प्राथमिक सहायता का भी दे सकते हो, वो भी घर पर प्राथमिक सहायता दे सकता है एक मरीज को। और दूसरे लोगों जो अर्चित ज्ञान से ऐसा करने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति रुचि रखता हो फर्स्ट एड करने को, उनको इस चीज का ज्ञान देना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को कवर करने के लिए प्राथमिक सहायता की अवधारणा का एक विस्तार किया गया है। जो भी प्राथमिक सहायता है वो मानसिक स्तर को कवर करने के लिए किया जाता है और कई भी स्थितियों में जिनका प्राथमिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप अस्पताल में इस कार्य को कर सकते हो, प्राथमिक सहायता की आवश्यकता घर पर या बाहर किसी स्थान पर भी आवश्यकता हो सकती है। और कई देशों के कानून विनिमय या मार्गदर्शन जो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में प्राथमिक सहायता प्रदान का एक न्यूनतम स्तर निश्चित करता है। जो भी विदेशी मार्गदर्शक है उनमें कानूनी विनिमय या मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग हम लोग उन परिस्थितियों में उसकी सहायता कर सकते हैं। यह विशिष्ट परीक्षण या उपकरण कार्यस्थल एक स्वचालित भारी डिफिलेटर के रूप में उपलब्ध होने के लिए की गई है। जो भी आप परीक्षण दे रहे हो, उपकरणों का परीक्षण दे रहे हो, जैसे सीपीआर में डिफिलेटर का उपयोग करना सिखा रहे हो, उन चीजों का उपयोग भी हम बता सकते हैं प्राथमिक सहायता के अंदर। सार्वजनिक समारोह में विशेष प्राथमिक सहायता कवर का प्रदान है, जो भी उसको कवर कर सकता है। अब प्राथमिक सहायता में क्या क्या संकेत होते हैं, कौन सा संकेत अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है। पहला है अपना हृदय गति। हृदय गति जो हार्ट रेट होती है प्रति मिनट 60 से 100 के बीच में होती है। पर व्यक्ति की नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 100 से होती है जो नॉर्मल होती है। और इसमें बुरा क्या हो सकता है, प्रति मिनट 60 से कम या 100 से अधिक धड़क रहा हो,
या तो उस व्यक्ति का 60 से कम हो जाए या 100 से अधिक हो जाए तो वो हार्ट रेट उसकी गति बहुत ज्यादा हो रही है, इसमें हॉस्पिटल की जरूरत हो सकती है। दूसरा है श्वास जो रेस्पायरेशन की प्रति मिनट व्यक्ति 16 से 20 नॉर्मल सांस ले रहा हो तो ये अच्छा संकेत है। अगर प्रति मिनट 16 से कम या 20 से अधिक बार सांस ले रहा हो तो ये मनुष्य का बुरा संकेत होता है। तीसरी है त्वचा स्किन, जो उसकी कैसी होनी चाहिए, गरम, गुलाबी या सूखी होनी चाहिए। कौन सा संकेत है? अच्छा संकेत है। अगर ठंडी, फीकी या नम होती है तो इसका बुरा संकेत होता है। चौथा है चेतना, जो अच्छा संकेत दीजिए, चेतक सतर्क को और उन्मुख को, एक्टिवेशन को उसको बढ़ाती है, वो अच्छा संकेत है। अगर व्यक्ति सुस्त या बेहोश हो, डल या अनकॉन्शियस हो, उसमें बुरा संकेत, उसमें मार्गदर्शन होता है प्राथमिक सहायता के अंदर। अब प्राथमिक चिकित्सा सहायता कैसे की जा सकती है, किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्थिति में गिरावट को रोकना, अगर मरीज की स्थिति में गिरावट हो रही है उसको रोकना, उसमें प्राथमिक सहायता के अंदर आता है। तेजी से सोच समझकर आत्मविश्वास से काम करें। जो भी आप कार्य कर रहे हो प्राथमिक सहायता में, उसमें सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। सुनहरी अवधि, सुनहरी अवधि किसे कहा जाता है? जो एक दुर्घटना के बाद पहले 60 मिनट के लिए जो दुर्घटना होती है उसे ही सुनहरी अवधि कहा जाता है। प्लेंटिमा अवधि, एक दुर्घटना के बाद पहले 15 मिनट के लिए, जो 15 मिनट के लिए जो दुर्घटना होती है उसे क्या कहा जाता है? प्लेंटिमा अवधि कहा जाता है। सदमे और घुटने को रोकें, अगर व्यक्ति सदमे में है और उसको कोई घुटन हो रही है उसको आपको रोकना है। पीड़ित के कपड़े ढीले करें, अगर व्यक्ति किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है, जल गया हो या उसे बेहोशी आ रही है तो उसके कपड़ों को ढीला करना है। श्वसन प्रणाली को विनियमित करें और उसकी रेस्पायरेशन को चेक करते रहना चाहिए कि वो प्रॉपर रूप से सांस ले रहा हो या नहीं ले रहा, इसके बारे में जानना जरूरी है। भीड़, अधिक भीड़ से बचें, अगर वहां भीड़ है तो भीड़ से उनको दूर रख ले जाएं और अधिक भीड़ हो तो भीड़ को दूर करना चाहिए। पीड़ित को सुरक्षित जगह अस्पताल ले जाने के लिए व्यवस्था करें, अगर पीड़ित भीड़ में हो उसको जहां अच्छी जगह हो, पीड़ित को सुरक्षित जगह पे ले जाना है और जहां पॉसिबल हो सके जितनी जल्दी उसको अस्पताल पहुंचाना है। अब प्राथमिक चिकित्सा सहायता देते समय याद रखने बातें, क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या लक्षण होते हैं, क्या चीजें याद रखनी है, क्या चीजें आपको याद नहीं रखनी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला अस्थिभंग फ्रैक्चर जिसे कहा जाता है। अब इसमें जो फ्रैक्चर होता है उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, चोट लगने पे क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे मरीज को। पहला उसमें दर्द होगा, दूसरा उसे सूजन महसूस होगी, तीसरा उसे हड्डी दिखना स्टार्ट हो जाता है फ्रैक्चर के अंदर। अब आपको क्या करना है, जो होम हेल्थ सहायक है उसको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, क्या क्या उसको करना है, इसके बारे में जानेंगे। प्रभावित अंग को ना हिलाएं, जो भी उसका प्रभावित अंग है जहां से वो फ्रैक्चर हुआ है उसको आपको हिलाना नहीं है। प्रभावित अंग को स्थिर रखें, जो भी प्रभावित अंग है उसको स्थिर रखना है। गले में पट्टी के रूप में एक कपड़े का प्रयोग करें, अगर उसके हाथ में चोट लगी है तो एक कपड़े का प्रयोग करके उसके गले में टांग देना है उसके हाथों को, ताकि उसका हाथ स्थिर रह सके। दूसरा, स्ट्रेचर के रूप में बोर्ड का प्रयोग करें, अगर स्पाइनल इंजरी हुई हो या फ्रैक्चर, पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो आप इसका उपयोग करोगे, स्ट्रेचर का प्रयोग कर सकते हो। ध्यान से एक स्ट्रेचर पर पीड़ित को स्थानांतरित करें, जब भी आप मरीज को स्थानांतरित करें ध्यानपूर्वक उसका स्ट्रेचर का प्रयोग करना चाहिए। अब आपको क्या नहीं करना है, प्रभावित अंग को ना ही धोए, अगर जिस जगह फ्रैक्चर हुआ है जहां चोट लगी है उस व्यक्ति को वहां से को आपको अंग को धोना नहीं है। प्रभावित अंग को ना ही जांचे और ना ही उसकी कोई जांच करनी है, एग्जामिनेशन करना है आप लोगों को। दूसरा है वेनर्स, जलने। अब जलने वाले व्यक्ति का क्या लक्षण होते हैं और एक होम्योपैथी को क्या कार्य करना होता है और क्या नहीं करना होता है। अब उसकी लक्षण में आप देख सकते हो उसकी त्वचा की लालिमा, जो त्वचा की लालिमा वहां पे एक रेडनेस बन जाएगी, स्किन पे रेडनेस हो जाएगी, त्वचा पर फोड़े और वहां पे क्या बन जाएगा,
पपेल्स बन जाएंगे, फोड़े बन जाएंगे, चोट के निशान, और वहां पे एक जलने पर क्या दिखाई देंगे, चोट के निशान भी दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके क्या होगी, सिर दर्द और सीजर आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ज्यादा जल गया हो व्यक्ति तो उसमें क्या हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है, उसे सीजर भी आ सकते हैं। अब होम्योपैथी को क्या कार्य करना चाहिए, सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए कि अस्पताल में कार्य कर रहे हो या घर पे कोई कार्य कर रहे हो, कोई मरीज वो जल गया हो तो आप सबसे पहले उसका क्या कार्य करोगे। बिजली जलाने के मामले में बिजली की आपूर्ति कट ऑफ करो। अगर बिजली से कोई व्यक्ति जल रहा हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कट ऑफ को बंद करना है, यानी स्विच ऑफ करना है लाइट को। आग के मामले में कंबल कोट के साथ आगे बाहर रखना है। अगर आग लगी हो कहीं पे तो आपको क्या करना है, उसे कंबल या आपके पास जो कोट है उसे ओढ़ा देना है मरीज को, ताकि आग से उसे बचाया जा सके और बाहर की ऑक्सीजन से उसे बचा सके। लपटे बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करें। अगर आग बहुत ज्यादा लग गई हो या आग बुझाना हो तो आपको किसका प्रयोग करना है, पानी का प्रयोग करना है, या अस्पताल में जो फायर ब्रिगेड टैंक होता है उसे आग बुझा सकते हैं। प्रभावित क्षेत्र से किसी भी आभूषण को उतारे। अगर व्यक्ति जल गया हो तो वहां से आभूषण को हटा देना है। पानी से जला हुआ भाग धो लें, और जहां जला है व्यक्ति वहां पे पानी से उस भाग को धो लेना है। अब आपको क्या कार्य नहीं करना है, वो होम्योपैथी को जले भाग पर से कोई भी कपड़ा ना खींचे। जो जल गया भाग है उस पर कोई कपड़ा जल्दबाजी में खींचना नहीं चाहिए। अगर आप उस कपड़े को खींच रहे हो और उसकी स्किन भी उसके साथ रेडनेस खराब हो सकती है और वो भी इसके साथ आ सकती है, इसलिए कपड़ों को कभी खींचना नहीं चाहिए। जली हुई जगह पर बर्फ नहीं रखें, और जहां से जल गया व्यक्ति वहां पे बर्फ नहीं रखना है, क्योंकि आप बर्फ रख दोगे तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, इसलिए बर्फ का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा है, जली हुई जगह कवर करने के लिए रुई का उपयोग न करें, और जहां से व्यक्ति जल गया हो उस व्यक्ति के लिए रुई का प्रयोग कभी मत करना, क्योंकि रुई का उपयोग करने से क्या होगा, वहां पे रुई चिपक जाएगी और उसमें रेडनेस बन जाएगा और उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तीसरा है, खून बहना। खून को कैसे रोका जा सकता है और क्या लक्षण दिखाई देता है और आप किस प्रकार कार्य करोगे। सबसे पहले लक्षण देखते हैं हम। चोट से बचाना है। खून बहने से मरीज को चोट की वजह से खून बह सकता है। शरीर से दृष्टिगोचर खून की कमी के कारण भी शरीर से खून बह सकता है। खांसी में खून, घाव या चोट के निशान आना। खांसी होने पर उसमें खून आ सकता है या घाव या चोट के कारण भी उसके खून बह सकता है। खून की कमी के कारण व्यक्ति में क्या हो सकती है, बेहोशी हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है व्यक्ति में क्या होगा, हमेशा बेहोशी की महसूस करेगा और उसे क्या आना स्टार्ट हो जाए, चक्कर आना भी स्टार्ट हो जाता है। अब एक होम्योपैथी को क्या कार्य करना है, अगर ऐसी परिस्थिति में खून बहने स्टार्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, पीड़ित का श्वास चेक करें। ऐसे समय आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका श्वास चेक करना है। दूसरा कार्य करना है, घाव को दिल के स्तर को ऊपर कीजिए, जहां से उसका डैमेज हुआ है उसके स्तर, हार्ट के स्तर तक उसके घाव को स्तर रखना है। तीसरा है, एक साफ कपड़ा या हाथ से घाव पर अधिक दबाव लागू करें। अगर किसी व्यक्ति के ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है जिस स्थान से, वहां पर आपको कपड़ा या दबाव, अपने हाथों से दबाव, प्रेशर उसके ऊपर करना है। चौथा है, घावों से सभी दृश्य वस्तुओं को हटाएं और आपको जो वस्तुएं दिख रही है उस घाव के आसपास उस वस्तु को हटाएं। जैसे ड्रेसिंग करी हुई है तो ड्रेसिंग को हटाना है, या चोट लगी हुई है कहीं उसने ब्रेक वॉच वगैरह या गले में चेन वगैरह पहने का गले में चोट लगी है तो वहां से हटा देना है। एक बार खून बहना बंद हो जाता है तो तुरंत पट्टी लागू करें। अगर व्यक्ति का खून बहना बंद हो जाता है तो आपको क्या करना है, ड्रेसिंग कर देनी है। अब आपको एक होम्योपैथी को क्या कार्य नहीं करना है, बाहर से अंदर दिशा में घाव की साफ ना करें, यानी कि व्यक्ति का जो घाव है उसको सफाई करते समय आप बाहर से अंदर की ओर सफाई नहीं करें, क्योंकि बाहर से सफाई करोगे और अंदर ले जाओगे तो कीटाणु कहाँ जाएंगे, ब्लड में मिल जाएंगे। इसलिए सफाई का पूर्ण ध्यान रखना है। बहुत से अधिक दबाव न लागू करें, व्यक्ति पे ज्यादा प्रेशर उपयोग ना करें, उसकी हड्डी भी टूट सकती है, इसलिए उसको दबा के बिल्कुल नॉर्मल टाइप से रखना है। तीसरा है, पीड़ित को पानी नहीं पिलाना है।
अगर किसी प्रकार का खून बहना स्टार्ट हो जाए किसी स्थान से तो मरीज को सबसे पहले पानी नहीं पिलाना है आप लोगों को। चौथा है हीट स्ट्रोक या सूर्य आघात। जो हीट स्ट्रोक उसे कहा जाता है सूर्य की किरणों से जले जाता है, उस व्यक्ति को हीट स्ट्रोक कहा जाता है। अब उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, एक होम एसआई को क्या कार्य करना होता है और क्या कार्य नहीं करना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। शरीर का अब लक्षण में हम देखते हैं शरीर का उच्च तापमान, कि उसका तापमान कितना बड़ा है और कितना घट रहा है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दूसरा है सर दर्द, उसमें कोई सिर दर्द हो रहा है, कोई सिर में कोई चोट लगी है या उसे गर्मी के कारण सिर दर्द हो रहा है, ये चेक करना है। तीसरा है गर्म और शुष्क त्वचा, व्यक्ति की त्वचा कैसी होनी चाहिए, त्वचा गर्म या शुष्क होनी चाहिए होती है। मतली उल्टी आना, और हीट स्ट्रोक से क्या हो सकता है, उसे मतली या उल्टी हो सकती है। चौथा है उसे बेहोश की हालत, बेहोश भी हो सकता है। अब एक होम एसआई को क्या कार्य करना होता है, एक शांत छायादार जगह पर पीड़ित को ले जाएं, जहां आपको उचित लगे। मरीज को सबसे पहले क्या करना है, शांत जगह पे लेके जाना है और उसे अच्छी जहाँ छांव है वहां पेड़ के नीचे या आप मकान के अंदर ले जा सकते हो। दूसरा है एक स्पंज के साथ पीड़ित की त्वचा को गीला करें, और आपको क्या करना है, एक स्पंज लेना है, उसके अकॉर्डिंग उसके जहां से उसकी जलन हो रही हो वहां पे उसका एक स्पंज तौलिए का प्रयोग करना है। तीसरा है पीड़ित के लिए पीड़ित के गर्दन, पीठ और बगल के लिए आइस पैक संभव हो तो लागू करें। अगर पीड़ित के गर्दन में या पीठ में दिक्कत हो रही है, आपको किसका उपयोग करना है, टॉवल का प्रयोग करना है। अगर उसके बगल में प्रॉब्लम है, हीट स्ट्रोक हो रहा हो, तो आइस पैक का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है प्रभावित क्षेत्र को आभूषण हटाएं, जहां भी उसके जलन हो रही है वहां से आभूषणों को हटाना है और जला हुआ भाग पर पानी से धो ले, और जहां जला हुआ भाग है वहां से क्या धोना है, पानी से धोना चाहिए। अब एक होम एसआई को क्या कार्य नहीं करना है, पीड़ित के चारों ओर लोगों की भीड़ नहीं होने दे। अगर हीट स्ट्रोक हो गया है तो व्यक्ति को भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना है। दूसरा है पीड़ित के लिए गर्म पेय देना नहीं है। अगर पीड़ित को सूर्य आघात हुआ है तो उसको गर्म चीज नहीं खिलानी है और पिलानी है। पांचवा है बेहोशी। बेहोश की हालत में क्या लक्षण दिखाई देंगे, एक होम एसआई को क्या कार्य करना होता है, क्या कार्य नहीं करना होता है। सबसे पहले लक्षण देखते हैं हम, अंग को ना हिलाएं, जहां व्यक्ति बेहोश हुआ है उस अंग को इसको हिलाना नहीं है। दूसरा कोई मौखिक प्रतिक्रिया या इशारे नहीं करे। अगर व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसे कोई इशारे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है फीकी त्वचा, अगर त्वचा में कोई फीकी या लालीपन आ रहा है तो उसे ध्यान रखना है। अब एक होम एसआई को क्या कार्य करना होता है, गर्दन, कमर और सीने के आसपास कपड़े ढीले करे। वे सबसे पहले क्या करना है, बेहोशी हालत में गर्दन या कमर के जो सीने के आसपास की त्वचा को या कपड़ों को ढीला करना है। सांस के लिए जांच करें और सांस ले रहा है व्यक्ति या नहीं, इसकी जांच करना चाहिए। दिल के स्तर से ऊपर पीड़ित के पैरों को रखें और दिल हार्ट है उसके स्तर से ऊपर की ओर अपने पैरों को ऊपर रखना है, ताकि उसके ब्लड सर्कुलेशन कहाँ तक जाए, मस्तिष्क में जाए और मस्तिष्क में पहुंच उस ब्लड सर्कुलेशन का नर्व सिस्टम को एक्टिव कर दे। इसलिए हम टेंडुलर पोजीशन मरीज को दे सकते हैं। चौथा है पीड़ित सांस ले नहीं रहा हो तो तुरंत सीपीआर संदेश भेजिए। अगर मरीज प्रॉपर रूप से सांस नहीं ले रहा हो या अनकॉन्शियस हो गया हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सीपीआर स्टार्ट करना है। अब एक होम एसआई को क्या कार्य नहीं करना है, पीड़ित पर पानी ना फेंके या थप्पड़ ना मारे। पीड़ित अगर बेहोश हो गया है तो उस पर पानी नहीं फेंकना है और ना ही उसे थप्पड़ मारना है। कुछ भी खाने के लिए मजबूर ना करें, मरीज को बेहोश की हालत में कुछ भी खाने को उसको मजबूर नहीं करना है। तीसरा है सिर को उच्च स्तर पर उठाओ, क्योंकि यह एरो ब्लॉक कर सकता है। अगर आपने प्रॉपर रूप से उसको उठाया नहीं है, सही तरीके से उसे नहीं किया हो तो क्या होगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन में ब्लॉक हो जाएगा, तो आपको उसको ऊपर उठाना है। अब जलने की डिग्रियां, जब व्यक्ति जलता है तो अलग अलग प्रकार के उसके लक्षण दिखाई देंगे और वो ठीक होने का तरीका अलग अलग होता है और उसमें आवश्यक कार्रवाई हम लोग करते हैं। आवश्यक कार्रवाई में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या कार्य नहीं करना है जलने पर। पहला है, पहली डिग्री के अंदर क्या देखने को मिलेगा,
कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। अगर फर्स्ट जो हल्का सा जल जाता है उसमें क्या होता है, कुछ दिनों में वो ठीक हो जाती है। और आवश्यक कार्रवाई क्या करनी है आपको, बहते पानी के जले भाग को रखें। जैसे व्यक्ति जल जाता है तो आपको क्या करना है, उसके पानी के अंदर दे देना है ताकि वो उसको जलन महसूस कम होगी। दूसरी डिग्री में जलता है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गंभीर लेकिन कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाती है। क्या होती है, ये कुछ ही हफ्तों में ये अपने आप ठीक हो जाती है। और आवश्यक कार्रवाई क्या करनी है, जले भाग पर साफ गीले कपड़े रखें, और जो जले हुए भाग है उस पर साफ गीला कपड़ा रखना है। तीसरा है, डिग्री जो जले हुए भाग है बहुत ही गंभीर हो सकता है और क्या होती है, ग्राफ्टिंग की आवश्यकता होती है। जो तीसरे वाले भाग डिग्री है उसमें क्या होता है, गंभीर त्वचा हो सकती है और ग्राफ्टिंग की आवश्यकता भी हो सकती है। तो आपको क्या आवश्यक कार्रवाई करनी है, जले भाग पर साफ सूखे कपड़े रखने हैं। जहां जला हुआ भाग है उस पर साफ और सूखा कपड़ा रखना है। चौथा डिग्री में आप क्या देखने को मिलेगा, अत्यंत गंभीर और बार बार प्लास्टिक सर्जरी। यानी चौथे भाग में हमें क्या देखने को मिलेगा, बार बार सर्जरी होगी और प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती है। और आपको एक होम्योपैथी को आवश्यक कार्रवाई क्या करनी है, खुला छोड़ देना है घाव को और संक्रमण को रोकना है। खुले घाव को छोड़ना है और उसे संक्रमण को रोकना है। जोड़ पट्टी और धड़ का इलाज कैसे किया जाता है, जोड़ पट्टी क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जोड़ पट्टी एक ऐसी पट्टी है जिससे कि टूटी हुई हड्डियों को स्थिर किया जाता है। जोड़ पट्टी का मतलब होता है कि ऐसी पट्टी जिसे फ्रैक्चर हो गया है, हड्डियां टूट गई है, उसको स्थिर रखने के लिए जो उपयोग में लिया जाता है उसको जोड़ पट्टी कहा जाता है। कभी कभार ये काम कठोर वस्तुएं जैसे कि छड़ी या तकियों का इस्तेमाल भी कर दिया जाता है। अगर अस्पताल में जोड़ पट्टी नहीं है या घर पर जोड़ पट्टी नहीं है तो हम छड़ी या तकियों का इस्तेमाल करके उसे स्थिर रख सकते हैं हड्डी को। हालांकि कुछ चोटों के लिए हमें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चोटें जिसके इस्तेमाल से ये ठीक नहीं हो सकते तो इसके लिए बहुत बड़ा उपयोग करना पड़ता है या सर्जरी करवानी पड़ती है। और वहां एकमात्र उपाय ये है कि टूटी हुई हड्डी को शरीर के साथ बांध दिया जाता है, और जो जहां टूट जाती है प्राथमिक सहायता में हड्डी उसको शरीर से बांध दिया जाता है। अब जोड़ पट्टी क्या होती है, जब किसी भी जोड़ पट्टी का इस्तेमाल करना हो तो कभी भी टूटी हुई हड्डी या अस्थिर हड्डी को सीधा करने की कोशिश ना करें। जब भी आप कोई इस्तेमाल कर रहे हो टूटी हुई हड्डी या अस्थिर हड्डी को, तो आप सीधा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आगे चले कि ये चोट और दर्द में बदल सकता है। ये अगर आप उसको सीधे करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे ज्यादा चोट लग सकती है, उसमें दर्द भी ज्यादा हो सकता है। जोड़ पट्टी का इस्तेमाल टूटी हुई हड्डी या अस्थिर हड्डी पर यथास्थिति करना चाहिए। जो भी जोड़ पट्टी का इस्तेमाल कर रहे हो आप टूटी हुई हड्डी पर या अस्थिर हड्डी पर स्थिति के रूप में आपको कार्य करना है, पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से अच्छा कार्य करना है। अब जोड़ पट्टी के लिए सामान का प्रयोग करना, क्या क्या आप सामान उपयोग में लेंगे जोड़ पट्टी के लिए। जोड़ पट्टी जो कि टूटी अस्थिर हड्डी से दूर है उन तक पहुंचने के लिए लंबे कमाचियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर टूटी हुई हड्डी या अस्थिर हड्डी है तो उनको उपयोग के लिए हमें किसका उपयोग कर सकते हैं, कमाचियों का उपयोग करते हैं। कमाचियां होती है लकड़ी की बनी हुई, जो उदाहरण के लिए जब भावों पर जोड़ पट्टी लगानी हो, मान लो आप उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि किसी व्यक्ति का हाथ में भावों पर फ्रैक्चर हो गया है तो हम तो कमाची की लंबाई कम से कम कलाई से कोहनी तक होनी चाहिए। आप कमाची का प्रयोग कर रहे हो तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, कलाई से लेके कोहनी तक उसकी लंबाई होनी चाहिए। दूसरा, सख्त कमाचियों और शरीर के बीच गद्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो कमाची आप उपयोग में ले रहे हैं उसके बीच में आप कॉटन का उपयोग कर सकते हो। इससे घायल व्यक्ति आराम से रह सकता है, जिससे व्यक्ति संपूर्ण रूप से आराम से रह सकता है। यथासंभव गांठ को सख्त कमाचियों और शरीर के बीच में बांधना चाहिए। यदि संभव गांठ को सख्त कमाचियां और शरीर के बीच में बांध देना चाहिए। इस बात का ख्याल हमेशा रहे कि गांठ ऐसी जगहों की आसानी से खोली जा सके। गांठ बिल्कुल सिंपल बांधनी है ताकि आप बाद में उसे खोल सको। अगर यह संभव नहीं है तो गांठ कमाचियों के ऊपर बांधनी चाहिए। अगर ये सही नहीं है तो आप कमाचियों के ऊपर भी गांठ को बांध सकते हो।
बाहों पर जोड़ पट्टी लगाने के लिए टूटी हुई हड्डी को चारों ओर से सख्त कमाचियों से कर जोड़ बड़े कपड़े से आराम से बांध देना चाहिए। अगर बाहों पर आप जोड़ पट्टी लगाने के लिए कर रहे हैं तो जहां टूटी हुई हड्डी है उसके चारों क्या करना है, कमाचियों को बांधना है और चौड़े बड़े कपड़े से आराम से बांध सकते हैं। एक अखबार या मैगजीन को यू आकार में मोड़कर उसे आसानी से किया जा सकता है। आप जब प्रयोग करना चाहते हो तो इसका क्या करना है, एक जो अखबार या मैगजीन है टाइट वाला उसका उपयोग करके यू आकार बना के उसके उपयोग से उस बाहों पर बांध सकते हो, इस तरह रख सकते हो हड्डी को। कलाई पर किसी तरह जोड़ पट्टी लगानी चाहिए, पूरी की पूरी बाह इस तरह रहनी चाहिए। जब भी आप कलाई पर इस जोड़ पट्टी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी बाहें क्या रहनी चाहिए, इस तरह रहनी चाहिए। कोहनियों पर जोड़ पट्टी लगाने के लिए हाथ से कंधे न तक ले जाएं लायक पर्याप्त कमाचियों का इस्तेमाल करें। जो भी आप कोहनी पर जोड़ पट्टी लगा रहे हो तो हाथ से कंधे तक ले जाना है और पर्याप्त मात्रा में कमाचियों का इस्तेमाल करना है। पूरी बाह इस तरह होनी चाहिए, जो भी आपकी बाह है उसको इस तरह रखना है। कोहनी को सीधा या मोड़ने की कोशिश न करें और जो कोहनी है उसको सीधा रखना है, उससे मोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो पट्टी को यथास्थिति लगाएं और जो यथास्थिति में जोड़ पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। पैर के निचले हिस्से पे जोड़ पट्टी लगाने के लिए अगर आप पैर पे फ्रैक्चर हुआ है या हड्डी टूट गई है तो आप वहां पे जोड़ पट्टी लगा रहे हो तो क्या करना है आपको, लंबे कमाचियों का इस्तेमाल कैसे करें, अब लंबा कमाचियों का इस्तेमाल करना है जो कि पैर की एक एडियों से कंधों के जोड़ तक आसानी से जाए। जो पैर की एडियां है वहां से लेके कंधों तक आसानी से पहुंच जाए, इतनी बड़ी आपको कमाचियों का इस्तेमाल करना है पैर के नीचे लगाने के लिए। कूल्हों के ऊपर जोड़ पट्टी को शरीर के चारों ओर लंबे कपड़ों के से बांध दे। क्या करना है, ऊपर से कूल्हों के ऊपर से बांधते हुए इसको जोड़ पट्टी के शरीर के चारों ओर कपड़े लपेट देना है ताकि जोड़ पट्टी उसकी जगह से हिल न दे। जो जोड़ पट्टी है वो इसको हिलने नहीं देगी। अब खून बहना क्या चीज होती है, मरीज का कहां से खून बह सकता है और खून बहने के क्या लक्षण है और इनके उपाय क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। गंभीर रक्तस्राव से बड़ी राशि में रक्त का नुकसान शामिल है। अगर ज्यादा मात्रा में खून बहता है तो इसमें रक्त की जो हीमोग्लोबिन है उसमें कमी आ सकती है और इससे शरीर में नुकसान हो सकता है। एक प्राकृतिक खुलने के स्थान जैसे मुंह के माध्यम से बाहर दिख सकता है, जो भी मुंह के द्वारा भी खून बहना स्टार्ट हो सकता है। तीसरा है त्वचा पर कट लगने से भी खून बह सकता है। अगर शरीर के किसी भाग पर खून कट लग गया हो तो वहां से भी खून बह सकता है। चौथा है आंतरिक रक्तस्राव रक्त वाहिनियों में चोट के कारण हो सकता है। अगर अंदर की तरफ रक्त वाहिनियों में रक्त वाहिनियां टूट गई हो या चोट लग गई हो तो वहां से खून बहना स्टार्ट हो सकता है। अब खून बहने के कारण क्या कारण हो सकते हैं, किसके कारण अपने शरीर से खून बह सकता है, इसके बारे में हम लोग अवगत करेंगे। दुर्घटनाएं या गिरने से खून बह सकता है। चोट जैसे खोपड़ी के घाव में या चोट लगने से या शरीर के मस्तिष्क में घाव होने से भी खून बह सकता है। तीसरा है सिर को झटका लगना। सिर को झटका लगने से किसी प्रकार से चोट लगने से भी खून बह सकता है। दांत निकालना, दांत निकलने के बाद खून में जो मसूड़े होते हैं उनसे भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ दवाइयां और बीमारियां हैं उनसे भी खून बह सकता है, जैसे हीमोफीलिया की मात्रा बढ़ने से खून बहना स्टार्ट हो जाते हैं। पाजी के कारण भी खून बहना के कारण है। कैंसर के मरीज में भी हम खून बहने के कारण हो सकते हैं, खून बह सकता है। थर्मोसाइटोपिनिया प्लास्टिक हो जाता है किसी मरीज में बीमारी तो उससे भी खून बह सकता है। एनीमिक जो मरीज होता है एनीमिया से ग्रसित उस व्यक्ति में भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। लेकीमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून कहीं से भी फुंसी के रूप में बह सकता है। खून बहने के लक्षण क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, घाव से खून का बहना, घाव से जो खून बहता है उसमें ये लक्षण दिखाई देगा। अब नीला पड़ना, वहां से स्किन कैसी होगी, नीली पड़ जाएगी, ब्लू कलर की स्किन हो जाती है। तीसरा है मलमूत्र में रक्त बहना, यूरिन में और स्टूल में रक्त का आना, उससे भी खून बहने के कारण हो सकता है। चौथा है रक्त अन्य क्षेत्रों से आ रहा हो जैसे मुंह कान से।
अगर रक्त अन्य क्षेत्रों से आ रहा है, खून मुंह या कान से, तो व्यक्ति को सबसे पहले बैठाना है और फिर उसके बाद में देखना है। अब खून बहने से रोकने का इलाज, क्या इलाज कर सकते हैं? एक होम हेल्थ साइट प्राथमिक सहायता में क्या कार्य कर सकता है? मरीज की देखरेख के अंदर मरीज को देखने से पहले हाथ अच्छी से धो ले। आप किसी मरीज को देख रहे हो, सबसे पहले क्या करना है? प्राथमिक सहायता में अस्पताल के अंदर हाथों को धोना है, सिंथेटिक्स दस्ताने पहनना है, फिर उसके बाद में जो भी आप सर्जिकल ग्लव्स हैं उनका प्रयोग करना है। शिकार को नीचे लेटाएं और मरीज को सीधा लेटाना है, जहां से उसको चोट लगी है वहां सीधा लेटा के उसका उपचार कर सकते हैं। पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और पैरों को हल्का सा मोड़ना है। यदि संभव हो तो प्रभावित क्षेत्र को उठाकर रखें और जहां तक संभव हो वहां जहां उसको डैमेज हुआ है, खून बह रहा हो, उस क्षेत्र को आपको उठाकर रखना है, यानी स्थिर रखना है। किसी भी स्पष्ट गंदगी को बाहर निकालें। अगर खून बह रहा हो, किसी चोट के कारण खून बह रहा हो और उसमें कंकड़ वगैरह या किसी कीटाणु बैक्टीरिया पनप रहे हो तो उन्हें बाहर निकालना हो तो वहां सैंटिस सॉल्यूशन का उपयोग करके, बीटाडीन का या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करके उसको साफ करना है। साफ कपड़े या पट्टी का यदि कपड़ा उपलब्ध नहीं है तो हाथ का प्रयोग करें। अगर आपके पास साफ कपड़ा या पट्टी नहीं है तो आप कपड़े का भी उपयोग नहीं करना है और हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम 20 मिनट के लिए लगातार दबाएं और उसको 20 मिनट तक आपको दबा के रखना है। खून बह रहा हो तो उसकी जांच करने के लिए कपड़ा ना निकालें। अगर किसी व्यक्ति का खून बह रहा हो तो आपको उसको चेक करने के लिए उस कपड़े को नहीं निकालना है। चिपकने वाले टेप का उपयोग करें और पट्टी को पकड़कर रखें और जो चिपकने वाली टेप है उसका प्रयोग करते हुए उसको पट्टी को बैंडेज कर देनी है। अगर खून पट्टी के माध्यम से बाहर या उनसे हटाया गया है, यदि खून बाहरी तरफ से निकल रहा हो तो उसे आपको प्रेशर को नहीं हटाना है। पहले के शीश पर अतिरिक्त पट्टी जोड़ दे और आपको क्या करना है, जो पट्टी है जहां आपने पट्टी छोड़ी है वहां पे दूसरी पट्टी का उपयोग कर सकते हो। यदि आवश्यक हो तो धमनी पर सीधा दबाव डाले और आवश्यक ज्यादा हो तो वहां पे जो आपकी वेन्स है या आर्टरी है वहां पे प्रेशर आपको ज्यादा लगाना है। बाजू के लिए दबाव बिंदु बाजू के निचले कोहनी के ऊपर कहाँ अपन प्रेशर डाल सकते हैं? जहां बाजू हो वहां पे बिंदु पर अपन प्रेशर का उपयोग कर सकते हैं। कोहनी के ऊपर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। एक बार खून बहना बंद हो जाए तो प्रभावित अंग को स्थिर करता है। एक बार खून बहना स्थिर रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो उस क्षेत्र को प्रभावित अंग को स्थिर रखना है आपको। अभ्यास प्रश्न, मरीज के घाव गंभीर लेकिन कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, कौन सी डिग्री कहलाती है? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री? हमारा आंसर क्या रहेगा? सेकंड डिग्री। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट्स जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।